नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल फिफ्थ सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है जिनको सब्जेक्ट कोड CE 5001 के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लानी है। अगर ग्रेड लाने की इच्छुक है तो मेरी वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, अपने खुद के नोट्स बनाएं और डिफिकल्टी कोई होने पर व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, उसका समाधान समय पर किया जाएगा और आशा करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। 2 वीडियो अब तक मेरे रिकॉर्ड हो चुके थे, आपने देखे होंगे। ये तीसरा वीडियो वेल्ड पर है, लेकिन ये शुरू करूँ इसके पहले थोड़ा सा रिवीजन 5-7 मिनट का पिछले वीडियो का, ताकि आपकी कनेक्टिविटी इस वीडियो से हो सके। देखिए, जो पिछला वीडियो था वो ये था, मैं इसको शॉर्ट के अंदर आपको समझा देता हूँ वापस से, तो कोई समस्या आपको नहीं आए। ये देखिए, मैंने इस पे लिखा था, पिछला वीडियो जो था ना, मेरा वीडियो नंबर 2 था, मैं लिखा था कनेक्शंस। कनेक्शंस के अंदर आते हैं वेल्ड और बोल्ट। बोल्ट की बात इस वीडियो में थी, जो आपको मैं 5-7 मिनट के अंदर रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, बोल्ट की साइज होती है 5 mm से 36 mm। उसको कैसे लिखते हैं? जैसे M16 16 mm डायमीटर, M20 20 mm डायमीटर, इस तरह से। बोल्ट की हमको यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालनी होती है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो इस डिजाइन में बहुत काम आएगी, और यील्ड स्ट्रेंथ जो है उस पे MCQ बनते हैं, वो आपके MCQ में आते हैं। तो फिलहाल कैलकुलेशन में भी यील्ड स्ट्रेंथ काम में नहीं आएगी। अब ये अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको बोल्ट का ग्रेड पता होना चाहिए, जो नॉर्मली दिया जाता है। और नॉर्मली दिया जाता है 4.6 ग्रेड के बोल्ट। ना दिया हो तो आप यही माने, लेकिन अगर कभी ये दे दे कुछ या कुछ और दे दे, उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। जैसे 4.6 ग्रेड का बोल्ट है, तो इस 4 को 100 से गुणा कर दो, 400 न्यूटन पर mm² हमेशा होगी इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए ये जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ना, इसका 0.6 से गुणा कर दो, यानी कि 60%, यानी कि 240 न्यूटन पर mm²। अब बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 2 प्रकार से निकाली जाती है, शियर स्ट्रेंथ और बेरिंग स्ट्रेंथ। इनमें से कम जो होती है वो बोल्ट की वैल्यू कहलाते हैं उसको, यानी एक बोल्ट कितना फोर्स ले सकता है वो कहलाती है बोल्ट वैल्यू, और वो इन दोनों में से कम वाली होती है। अभी मैं ये सब पिछले वीडियो में आपको ये जो आपका कोड है उसको दिखा चुका था, और पेजेस भी दिखा चुका था। इस बार पेजेस को नहीं खोलूंगा, अपन केवल रिवाइज कर रहे हैं। तो शीयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए बोल्ट की ये फॉर्मूला है, VDSP इक्वल टू VNSB अपॉन गामा MB। ये पेज 75 पर है आपके, क्लॉज 10.3.3 पे। ये VNSB होता है नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, और ये गामा MB होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट मटेरियल। अब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पे आप अगर चाहेंगे डेफिनेशन तो सारी आपको मिलेगी इस पेज नंबर 4 पर, 1.3.69। एक्चुअली डेफिनेशन वगैरह है, ये मैं डीप में स्टडी आपको पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। अभी हमारा ध्यान केवल इस पे रहेगा। और ये जो वैल्यू है ना, ये देखिए यहाँ पे, ये वाली VNSB। तो VNSB के लिए फॉर्मूला उसी पेज पर है, पेज 75 पर। उस फॉर्मूले में एक टर्म आती है NN और एक आती है NS। ये अभी आपके काम नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। NN 1 होता है और NS 0 होता है। ये जब पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, FUB इंटू ANB अपॉन √3। FUB अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, जो आपको समझा चुका था अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको। और ANB जो होता है वो होता है, आपको याद रखना है, 0.78 π/4d²। और D है बोल्ट का डायमीटर। अगर सिंगल शेयर में है तो यही रहेगा, अगर कोई कनेक्शन डबल शेयर में है तो इस वैल्यू को 2 से गुणा कर देंगे। अब बात आती है गामा MB की। तो गामा MB जो मैंने बताया, पेज नंबर 30 टेबल 5 पर आपको ये सारी वैल्यूज मिलेगी। इसमें 2 तरह के जो होते हैं बोल्ट, एक तो होता है शॉप वेल्डेड और एक होता है फील्ड वेल्डेड। यानी शॉप फैब्रिकेशन और फील्ड बोल्ट की बात है, शॉप बोल्टेड एंड फील्ड बोल्टेड। तो दोनों के लिए वैल्यू सेम ही है, 1.25। टेबल 5 पेज 30। ये सब वैल्यू जो पुट करेंगे, डी, ये फॉर्मूला ना VDSB, ये पहला फॉर्मूला, ये देखिए वाला
VDSB। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे सारी, तो ये देखिए ये FUB ANB √3 सब कुछ आ गया, और इसमें इसका भाग लगा दिया गामा, इसका गामा MB का, तो ये आ रहा है 184.75 इंटू ANB। देखिए बहुत सारी बुक्स जो हैं वो सीधा ये फॉर्मूला काम लेती है, और बच्चों को समझ में नहीं आता है आया कहाँ से। मैंने क्लियर कर दिया, मेरी आदत ये फॉर्मूला काम लेने की नहीं है, मैं हमेशा इस फॉर्मूले को काम में लेता हूँ और गामा MB का भाग लगाता हूँ। ये फॉर्मूला तभी काम आता है जब वोल्ट 4.6 ग्रेड का हो। अगर कोई और ग्रेड दे दिया और आपने फॉर्मूला लगा दिया, सवाल पूरा सवाल गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद जो है निकली जाती है वैल्यू आपकी, ये तो हो गई शेयरिंग के अंदर। अगर डबल शेयर हो तो एरिया को दुगना कर देंगे। अब डिजाइन बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट, बोल्ट की जो होती है बीरिंग स्ट्रेंथ, वो निकालने के लिए फॉर्मूला आपको दे रखा है डायरेक्टली पेज 75 पर, आर्टिकल या कह सकते क्लॉज 10.3.4। ये फॉर्मूला है VDPB, यानी कि डिजाइन बीरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। ये P स्टैंड फॉर बीरिंग, ये P एक वर्ड है लेकिन इसको बीरिंग के लिए यूज करते हैं। और ये है VNPB, नॉमिनल बीरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट अपॉन गामा MB। गामा MB सेम है जो शेयरिंग में काम आता था। और ये फॉर्मूला आपको कोड में दे रखा है इस पेज पर 75 पर। अब ये जो VNPB है ना, इसके लिए फॉर्मूला वही पेज 75 पर ही है। ये फॉर्मूला कोड में दे रखा 2.5। आपको फॉर्मूला याद नहीं करने, आप सवाल करते करते अपना आप याद हो जाएंगे। ये फॉर्मूला को दे रखा 2.5 kV dt FU। इसमें kV जो होता है ना, ये कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू इन 4 वैल्यूज में से जो सबसे कम होती है वो ली जाती है। और इन 4 वैल्यूज के अंदर जो E है, ये आपको मैं सिखा चुका था पिछले वीडियो में, इससे ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ये होती है एज डिस्टेंस या एंड डिस्टेंस। ये 1.5 D0 दी जाती है नॉर्मली रोल्ड मशीन फ्लेम के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई शेड या हैंड फ्लेम्ड है तो उसके लिए 1.7 इंटू D0 यानी कि बोल्ट के जो होल है उसका डायमीटर। लेकिन आप इसको कंसिडर ना करें जब तक कि क्वेश्चन में दिया ना जाए ये शेड या हैंड फ्लेम्ड बोल्ट, आपको 1.5 D0 ही लेना है। तो 1.5 इंटू डायमीटर होल जब करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी एज डिस्टेंस। वो मिनिमम है, उससे ज्यादा ले सकते हैं। जब आप 35 आ गए आप 40 ले सकते हैं, ये कभी 28 आ गए तो आप 30 ले सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं लेनी है। अब बोल्ट का जो होल का डायमीटर है उसके लिए नियम मैंने बता रखा पेज 73 टेबल 19 पर। आप सारे पेजेस नोट करते चले जाए, और उसके बाद जब सवाल करेंगे ना न्यूमेरिकल्स, तो आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बोल्ट का होल का डायमीटर निकालने के लिए अगर 12 से 14 का बोल्ट है तो 1 जोड़ देते हैं। 16 से 24 के लिए 2 जोड़ देते हैं, और 24 से बड़ा कोई बोल्ट हो डायमीटर में उसमें 3 जोड़ देते हैं। ये पेज नंबर 73 पे टेबल 19 में दे रखा है। अब बात आती है पिच की। तो पिच जो होता है दो बोल्ट के बीच की दूरी, वो 2.5 इंटू बोल्ट डाया, इसमें होल डाया नहीं है, बोल्ट डाया है। 2.5 इंटू बोल्ट डाया से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं राउंड फिगर में। तो ये सब वैल्यू रखकर ये D0 T FU सब पता है आपको, आप 4 वैल्यूज निकालेंगे। इनमें जो सबसे कम होगी वो कहलाएगी केवी, और केवी जब इसमें पुट कर देंगे, डी आपका बोल्ट का डायमीटर है, टी ये मैं एक्सप्लेन कर चुका था पिछले वीडियो में। नॉर्मली आपके जो सिंगल शेयर होता है तो उसके अंदर जो कवर प्लेट होती है, ये जो जो दो मेंबर जोड़ रहे हैं ना, उसमें जो छोटी जो मोटाई होती है, जिसकी कम मोटाई होती है वो काम में ली जाती है। नॉर्मली गैजेट प्लेट की मोटाई ज्यादा होती है मेन से, तो उस केस में मेन जो है आपका एंगल है उसकी मोटाई काम आएगी। कभी अगर मान लीजिए डबल शेयर में हो गया तो उस केस में क्या होता है कि दो एंगल मिलकर जो मोटाई होती है वो गैजेट प्लेट से ज्यादा हो जाती है। उस केस में आपकी जो गैजेट प्लेट काम आएगी यहाँ पे। यानी यह टी जो होगा वो होगा जो कि कम हो। गैजेट प्लेट और मेन में से अगर मेन कम है तो कम आएगी, मेन वाली आएगी। और दो एंगल मिलकर डबल शेयर के अंदर उनकी मोटाई मिलकर अगर गैजेट प्लेट से ज्यादा होती है तो गैजेट प्लेट की आएगी। इस बात को आप ध्यान रखें। FU मैं आपको समझा चुका था अच्छी तरह से। FU की वैल्यू जो होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, और वो FE 410 ग्रेड स्टील के लिए हमेशा 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। और FUB जो है वो आपके जैसे 4.6 ग्रेड का बोल्ट है ना, तो 400 होगी वाली। यूं करके सारी बातें आप ये
वैल्यू पुट करके आप वी एन पी भी निकाल सकते हैं। और इसमें जब गामा एम बी का भाग लगाएंगे तो आपको बीरिंग के अंदर बोल्ट की स्ट्रेंथ मिल जाएगी। फिर जो इनमें से कम होती है वही बोल्ट की वैल्यू होती है। ये सब बातें हम डिस्कस आपसे कर चुके थे, सब डिस्कस हम कर चुके हैं पिछली बार। जैसे मान लीजिए कोई जॉइंट को, किसी जॉइंट पर जहाँ खूब सारे मेंबर आके मिल रहे हैं और उस पर्टिकुलर मेंबर के अंदर 20,000 न्यूटन का फोर्स है और एक बोल्ट ले सकता है मान लो 5,000 न्यूटन, तो आपको 4 बोल्ट लगाने पड़ेंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ बोल्ट निकालने का। जो फोर्स आपको ट्रांसमिट करना है उसमें स्ट्रेंथ एक बोल्ट की जो होती है उसका भाग लगा देंगे तो बोल्ट की संख्या आ जाएगी। अगर ये कभी 4.2 आती है तो 5 लेने हैं, 5.01 भी आती है तो 6 लेने हैं। ये नहीं कि 5.01 5 के नजदीक है तो 5 ले लें, नो। जितनी रिक्वायरमेंट आती है उससे अगला नंबर लेना है। और वो भी सेट करके जब हम सवाल करेंगे ना तब आपको ये बातें सारी क्लियर हो जाएगी। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज कराया। अब मैं आता हूँ वापस अपने ओरिजिनल इस वीडियो पर, जो आज के लिए इस वीडियो के मतलब ये नंबर 3 वीडियो जो था ना उसके लिए अपना मुकर्रर था, वेल्ड। ये तीसरा वीडियो जो आपके लिए है जिसमें वेल्ड के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए भाई, 2 तरह के वेल्ड होते हैं, बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड। पहले आपको समझना होगा ये बट और फिलेट होते क्या है। देखिए, बट वेल्ड को हिंदी में कहते हैं टक्करी जोड़। 2 प्लेट की टक्कर लगती है आपस में, उसको बट कहते हैं। और फिलेट का मतलब होता है स्पर्शीय जोड़, यानी कि टेंजेंशियल जॉइंट जिसमें shear स्ट्रेस लगती है। मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखिए, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये पास पास रखी हुई है, बीच में थोड़ा गैप देते हैं। यहाँ देखिए, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। आप अंतर समझ रहे हैं ना? इसमें एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसलिए जब आप फोर्स लगाएंगे ना प्लेट के ऊपर, यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इसमें यहाँ shear स्ट्रेस डेवलप होगी, क्योंकि ये जो रजिस्टिंग एरिया है फोर्स के पैरेलल है। और यहाँ आप जब फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन बनता है। तो यहाँ जो वेल्डिंग होती है वो बट वेल्डिंग कहलाती है, यहाँ जो वेल्डिंग होती है वो फिलेट वेल्डिंग कहलाती है। बट वेल्डिंग में 2 केस हो सकते हैं, या तो इधर वेल्डिंग करते हैं केवल, ये इस तरह से वेल्डिंग करेंगे ना तो ये पूरा ऐसे बनेगा, ये वेल्डेड शेप। और जो एक्स्ट्रा निकल गया इसको बाद में फाइल करके मूव कर देते हैं, ये सिंगल बट वेल्ड कहलाती है। और अगर मान लीजिए दोनों तरफ वेल्डिंग कर दी जाए, इधर भी और नीचे भी, ऐसे इधर भी वेल्डिंग कर दें, इस साइड में भी और इधर भी कर दें, तो ये कुछ इस तरह से बल्ब बन जाता है यहाँ वेल्डिंग का पूरा कंप्लीट पेनिट्रेशन। और ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ऊपर वाला डिजाइन, इसको बाद में फाइलिंग करके साफ कर देते हैं, एक तरह का सिंगल पीस बन जाता है। ये कहलाती है डबल बट वेल्डिंग। ये आप जो देख रहे हैं इसमें वेल्डिंग यहाँ करते हैं, तो ये ऐसे वेल्डिंग होती है इस प्रकार से, यहाँ भी करते हैं। अब ये 2 जो सरफेसेस हैं जिनके बीच में आपने वेल्ड किया है, ये फील्ड वेल्ड है। ये एंगल अभी हम 90 डिग्री देख रहे हैं, कभी एंगल ये चेंज भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, 90 से ज्यादा भी हो सकता है। इसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो आपको समझाऊंगा इसी वीडियो में भी। पर ये भी समझाना चाहता हूँ, इसको हम कहते हैं फिलेट वेल्डिंग। अब यहाँ फिलेट वेल्डिंग में जो ये वेल्ड देख रहे हैं आप, ये इस फेस को यहाँ कट करता है ए पर, और इस फेस को यहाँ कट करता है बी पर। ये इसका रूट है। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं यहाँ पे ऐसे, ओ ए बी, तो ये जो ओ ए है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो ये ओ बी है इसमें से जो कम होगी वो इस फिलेट वेल्ड की साइज कहलाएगी। साइज का मतलब एस। ये या तो ओ ए होगी और या ओ बी होगी, विच इज लेस, या विच एवर इज लेस, जो भी कम होगी वो इसमें फिलेट वेल्ड की साइज कहलाएगी। इसमें ये बट वेल्ड है, इसमें 2 प्लेटें आपके हैं,
कोई जरूरी नहीं कि दोनों प्लेटों की मोटाई बराबर हो सकता है कि इस प्लेट की मोटाई T1 है और इस प्लेट की मोटाई अभी तो मैंने बराबर दिखा दी, लेकिन ज्यादा कम हो सकती है। इसकी वैल्यू, इसकी मोटाई T2 है और मैं कुछ समय के लिए ये T1 है और वो T2 है, अलग अलग मान लेते हैं। और कुछ समय के लिए मैं मान लेता हूं कि T1 जो है वो T2 से छोटा है, कुछ समय के लिए मान लेता हूं। और एक्सप्लेनिंग द टर्म, जैसे मान लीजिए ये 8 mm है, ये मान लीजिए 10 mm है। इस प्रकार से मैंने कुछ समय के लिए T1 को छोटा मान लिया है। तो हम कैसे वैल्यू लाएंगे साइज के बारे में, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और देखिएगा इस बट वेल्ड के अंदर जो बट वेल्ड की साइज होती है एस, वो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के द्वारा दी जाती है। एक टर्म आती है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। तो बट वेल्ड के अंदर इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो होती है, हम अगर उसको टीई कहें तो टीई यानी कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ही उसकी साइज होती है। और फिलेट वेल्ड के अंदर साइज अलग होती है और इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस अलग होती है। अभी मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा कि साइज की जो डेफिनेशन थी ये बता दी ओए या ओबी में जो कम हो, पर ये साइड, ये जो साइज है सॉरी, ये कम से कम कितनी होनी चाहिए नियम के अनुसार, वो मैं आपको डिस्कस करके अभी बताऊंगा। लेकिन जो भी साइज निकलेगी हम तय करके निकालेंगे, उसको एक फैक्टर के से गुणा करना होगा, के इंटू एस। वो के फैक्टर कैसे निकालेंगे अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। हम के से गुणा करेंगे इस साइज को, तब जो आएगी उसे कहेंगे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ये फर्क है, जरा समझिएगा। फिलेट वेल्डिंग में इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस निकालने के लिए साइज को के से गुणा करते हैं, जबकि बट वेल्ड के अंदर जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस और साइज दोनों एक ही बात होती है। अब ये कैसे तय करते हैं? ऐसे तय करते हैं कि ये जो टीई है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस यानी साइज एक ही बात है, ये हो जाएगी 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट, थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट, जो मैंने कुछ समय के लिए T1 मान रखी है, यानी ये हो जाएगी 5/8 इंटू टी। और अगर ये किसमें है? सिंगल बट वेल्ड के अंदर। अगर डबल बट वेल्ड है इस केस के अंदर, अगर आपका डबल बट है तो टीई जो होगी वो T1 हो जाएगी। T1 का मतलब मैंने जो कह रखा ना, थिनर पार्ट, कम मोटाई वाली प्लेट। अगर T2 का मतलब T2 हो जाएगी, ये बात आती है इसके अंदर। और इसके अंदर इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस निकालने के लिए के से गुणा करना पड़ता है। अब आगे डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। तो ये मैंने एक कंपेयर कर रखा है, यहाँ मैंने एक लाइन खींच रखी है। इसके इस तरफ सारी डाटा जो है वो बट वेल्ड के लिए और उस तरफ फिलेट वेल्ड के लिए। तो साइज के बारे में मैं कह चुका था, प्रभावी कंठ मोटाई यानी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ये आपको पेज 78 क्लॉज 10.5.3 ये जो रेड पेन से लिख रहा हूं मैं और बोल भी रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। बच्चों के जो सारा काम सही करते लेकिन क्लॉज नहीं मेंशन कर पाते, एग्जाम में उनके नंबर कट जाते हैं। तो आप क्वेश्चन करने के साथ साथ में क्लॉज जरूर लिखिएगा, इसके मार्क होते हैं। और ये आपको जब मैं सवाल करूंगा, सारे सवाल कर चुका हूँ, वीडियो में अब बना रहा हूँ, वो सारा काम कर चुका हूँ। तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। ये आपको इस क्लॉज में इस पेज पर मिल जाएगा जो मैंने आपको समझाया है। फिर ये भी सारी बातें समझा चुका हूँ मैं, ये वही बातें सारी, ये सारी वही बातें। और फिलेट वेल्ड के अंदर साइज होती है, मैं आपको कह चुका था, ओ या ओबी जो कम होगी वो होगी। अब आती है मिनिमम साइज कितनी लें, व्हाट इज मिनिमम साइज। इसके लिए देखिएगा टेबल 21 पेज 78, टेबल 21 पेज 78 निकालेंगे ना, तो उसमें मिल जाएगा आपको। अभी आ, बता देता हूँ मैं आपको। टेबल 78 और पेज नंबर 78, ये पेज नंबर 78 टेबल 21। ये देखिए पेज 78 है और ये टेबल 21 है। क्या लिखा है? मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। तो यहाँ देखिएगा आपको 3 साइज मिलेगी, 3, 5 और 6। एक और भी 8 भी है जो नॉर्मली काम में कम आती है, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये 3, 5 और 6 ही ज्यादा काम आती है। 3 mm साइज होती है मिनिमम। अगर जो थिकर पार्ट है, ध्यान देना,
थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट, यानी जिन दो प्लेटों को आप जोड़ रहे हैं, जिन दो पार्ट्स को आप जोड़ रहे हैं, उनमें से जो मोटा पार्ट है, मोटा यानी जिसकी मोटाई ज्यादा है, वो तय करेगा कि मिनिमम थिकनेस, मिनिमम साइज वेल्ड की क्या होनी चाहिए, फिलेट वेल्ड की। तो अगर मोटे पार्ट की मोटाई 10 mm तक है तो 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ये मैं बाद में आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ, यहाँ ज्यादा साफ लिखा हुआ है। अगर मोटे पार्ट की मोटाई 10 mm तक है तो नॉट लेस देन 3 mm। 10 से बड़ी लेकिन 20 तक है, 20 mm तक मोटे पार्ट की मोटाई, तो 5 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और मोटे पार्ट की मोटाई अगर 20 mm से ज्यादा और 32 या 32 से कम है तो 6 mm से कम आपकी मोटाई वेल्ड की, इसके फिलेट वेल्ड की साइज नहीं होनी चाहिए। ये साइज है और मिनिमम साइज है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 ही लें, आप तो 6 तो मिनिमम है, आप हो सकता है 8 ले, 10 ले, वो बात की बात है। अभी बात चल रही है मिनिमम साइज की। ओके, मैक्सिमम साइज का भी रूल होता है, वो हम बाद में आपको जब कभी एमसीक्यू समझाऊंगा ना उसमें बता दूंगा। वैसे बता दूंगा आपको मैं, ये जो थिकर, ये प्लेट की थिकनेस है ना, ये मान लीजिए 10 mm है ये वाली, तो इससे 1.5 mm कम कर दो, 8.5 से ज्यादा साइज नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ तो जगह छोड़नी पड़ेगी ना, वरना प्लेट ही गल जाएगी बुरी है। तो मैक्सिमम साइज तो जो होती है, स्क्वायर एज जो होती है ना, जहाँ पे रेक्टेंगल बनता है वहां तो 1.5 mm घटाते हैं, और जो राउंडेड एज होती है, राउंडेड मतलब कुछ राउंड बनता है, वहां पे 3/4 लेते हैं। जैसे 12 का 3/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी अपना मैटर मिनिमम साइज का है और डिजाइन में यही काम आता है। तो ये मैंने आपको बताया मिनिमम वेल्ड के साइज के बारे में। अब इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो होता है वो K/S होता है। अब K की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको? K की वैल्यू मिलेगी आपको टेबल 22 पेज 78, टेबल 22 पेज 78, ये देखिएगा पेज 78 और ये टेबल 22, वैल्यू ऑफ K फॉर डिफरेंट एंगल्स। अब जिन दो फेसेस को आप जोड़ रहे हो वेल्ड के द्वारा, उसको बोलते हैं फ्यूजन फेसेस। जिन दो फेसेस को आप जोड़ रहे हैं उनके बीच का एंगल कितना है? देखिए, अगर 60 से 90 डिग्री एंगल है, 2.7 है, नॉर्मली यही होता है, लेकिन एंगल कुछ और भी हो सकते हैं। और ये खास करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं। जैसे आप कह दिया कि फ्यूजन फेज के बीच का एंगल 110 डिग्री है, तो बताइए कि कितना होगा? ये एमसीक्यू आ गया। तो 110 डिग्री जो होता है, तो आप जानते ही हैं इस रेंज में आता है। 110 डिग्री जो आता है वो 107 से 113 की रेंज में आता है। उस केस में आपको जो ऑप्शन 4 होंगे ना, उसमें 0.55 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये, लेकिन आप जब बात डिजाइन की करते हैं, अपने सवाल की बात करते हैं, तो आप अपनी ओर से हमेशा यही लेनी है, और उसमें उस केस में 0.7 आती है, आप याद रखना है। और वैसे अगर क्वेश्चन में कभी कह दे कि एंगल इतना है, तो उसके हिसाब से आपको लेना है। अब ये 0.7 कैसे आती है ये भी आपको समझा दूं मैं। बड़ा सिंपल सा केस है। देखिए, ये नॉर्मली क्या होता है, ये 90 डिग्री एंगल है ना, ये दोनों एंगल्स, ये दोनों साइड बराबर रखी जाती है हमेशा स्टैंडर्ड के लिए। ये इसको भी साइज किया दो, इसको भी साइज किया दो, और रूट है, और ये हो जाएगी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, ये वाली, इट इज टी, टी इफेक्टिव। अब अगर मैं ये ट्राइंगल लूं, ये वाला ट्राइंगल, ये 90 डिग्री एंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये एंगल 45 हो जाएगा बाय ज्योमेट्री। अगर ये 90 है, ये दोनों एस एस बराबर है, जब दो साइड बराबर होती है ना, जब किसी ट्राइंगल की दो साइड बराबर हो और एक एंगल 90 डिग्री हो, तो बाकी दोनों एंगल भी 45 हो जाएंगे, तो 45 हो जाएगा। अब ये जो ट्राइंगल मैंने हैच्ड किया है, रेखांकित किया है, इसकी अगर बात करो, ये है टीई, टीई। ये राइट एंगल सामने क्या होती है? हाइपोटेनियस, एस। लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन 45, और साइन 45 1/√2 होता है। इससे अगर आप टीई निकालेंगे, आप टीई इंटू √2 इजिकल टू एस, तो टी कितना हो जाएगा? एस अपॉन √2। √2 होता है 1.414, भाग लगाएंगे 1 में तो आएगा 0.707, वो 0.7 ले लेते हैं, इसलिए 0.7 आपको कोड में मिल रहा है, और नॉर्मली यही काम में आता है, इसको ध्यान रखें। तो आपने ये, पहले तो आपने यहाँ से साइज तय कर ली, ये मिनिमम है, इसको राउंड ऑफ करेंगे और उस राउंड ऑफ को गुणा करेंगे के से, तो आपका इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस आ जाए। अब आपको चेक लगाना है, ये जो आपने इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस निकाली है, ये 0.7 इंटू टी से ज्यादा नहीं हो जाए और 3 mm से
कम नहीं हो जाए, ये चेक लगाना। और ये चेक भी आपको मिलेगा पेज 78 पर 10.5.3.1 पेज 78 10531 पेज 78 10531 देखिए ये 10531 क्या लिखा है, द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ ए फिलेट वेल्ड shall not be less than 3 mm and shall generally not exceed 0.70 और 1t। ये 1t नॉर्मली काम नहीं आता है, स्पेशल केस में होता है, लेकिन ये 0.70 मोस्ट कॉमन केस है। तो 0.70 जो है उससे तो ज्यादा नहीं होना चाहिए और 3 mm से कम नहीं होना चाहिए। या टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट ऑफ द एलिमेंट बीइंग वेल्डेड। जिन दो पार्ट को जोड़ना है उसमें से तो कम मोटाई की प्लेट है ना, उसकी मोटाई का 0.7 से गुणा करना है। ये आपको चीज कोड मिलती है। हर चीज को आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हर चीज को। अब देखिए इस चीज को आपने यहाँ से मिनिमम साइज निकाल दी, राउंड ऑफ कर लिया, केस से गुणा कर दिया, आपने इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस निकाल दी। अब वो चेक करना है कि ये जो निकाली आपने ये 0.7 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट से ज्यादा नहीं है, 3 से कम नहीं है, इसके बीच में आएगी, वो डेफिनेटली बिल्कुल सही होगी। तो आपको इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस निकालना मैंने पूरा सिखा दिया है। पेज नंबर क्या था इधर, अब लेके पेज नंबर 11। वापस वही चीज है, इधर बट उधर फिलेट। अब बात आती है इफेक्टिव लेंथ की कि भाई वेल्ड की इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। तो आप समझ लीजिएगा कि इफेक्टिव लेंथ जो होती है वेल्ड की, वो उस लंबाई को कहते हैं जिसमें वेल्ड की इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कांस्टेंट रहती है। आपको एक बात बता दूं मैं, हम जब कोई वेल्डिंग करते हैं ना लंबाई के अंदर जोड़ने के लिए, जैसे ये आपने देखा था ये वाला, अगर इसका मैं प्लान बनाऊं, इसका प्लान तो कुछ ऐसा बने, अभी जगह नहीं बची है, अलग पन्ना लेना पड़ेगा मेरे को। जैसे मैंने ये बट वेल्ड किया था और इस तरह से मान लीजिए मैंने डबल बट वेल्ड किया और ऐसे है ना, और ये इसका प्लान दिखा रहा हूँ मैं, प्लान ऊपर से देखेंगे ना इसको तो ये ऐसा दिखेगा, ये वेल्डिंग दिख रही है आपको। तो नॉर्मली अगर इस चौड़ाई इसकी मान लीजिए 200 mm है, इसकी चौड़ाई 200 mm है, तो हम ये लेंथ इसकी 200 mm ही मान लेते हैं। लेकिन वो तब होती है जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मोटाई बिल्कुल ऐसा नहीं कहीं तो कम हो कहीं ज्यादा हो। तो अब आपको अलग से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने इस लंबाई का वेल्ड किया, हम वेल्ड शुरू करते हैं ना वेल्डिंग रॉड से, तो शुरुआत में इसकी मोटाई कम मिलती है। तो ये देखो इस तरह से वेल्डिंग मिलती है आपको। जब टोंटी से पानी निकलता है ना, शुरू में एक दो बूंद निकलती, फिर पानी एकदम से तेज होता है, तो ये पहले मोटाई कम होती है। अब ये जो है जहाँ कम मोटाई है, यहाँ आके पूरी मोटाई हो गई इसकी, और ये देखो यहाँ तक पूरी मोटाई है, ये पोर्शन एक्स्ट्रा है। हम इफेक्ट, ये तो है इसकी वेल्ड की टोटल लेंथ, टोटल, और जहाँ इसकी थिकनेस कांस्टेंट है पूरी, वो होती है इफेक्टिव लेंथ, एल इफेक्टिव। और ये कैसे निकालते हैं, ये अगर मैम कहते हैं वेल्ड की साइज है, तो ये नॉर्मली ये साइज होती है, ये वाली साइज के बराबर। तो अगर टोटल लेंथ में से 2 गुना साइड जो होती है, इसकी साइज होती है वेल्ड की, 2 गुना कर दें उसको, तो वो फिर इफेक्ट लेंथ बन जाती है इसकी। तो इफेक्ट लेंथ का मतलब ये होता है कि वो लेंथ जिसमें थ्रोट थिकनेस बराबर हो थ्रू आउट, उसको कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इफेक्ट लेंथ जो होती है, ये लिखा हुआ है, ये हर चीज जो मैंने लिखी है ना कोड में है, आप देखेंगे पेज नंबर 78 पर 10542 10542 10542 ये देखिएगा, the effective length of butt weld shall be taken as the length of the continuous full size weld but not less than 4 times the size of the weld। ये देखा, इसका मीनिंग बताता हूं मैं आपको। आप क्या करेंगे, जो इफेक्टिव लेंथ मानेंगे ना, टोटल लेंथ में से 2 इंटू साइज घटा के, वो जो लेंथ आती है वो भाई वेल्ड की साइज के 4 गुने से कम तो नहीं होनी चाहिए। इससे भी कम हो गए तो उसको इफेक्टिव मानेंगे नहीं, वो ना के बराबर है।
और इफेक्ट लेंथ होती क्या है वो आपको मैं समझा चुका हूँ। इसी तरह से फिलेट वेल्ड की बात कर लेते हैं। इसमें भी उसकी थ्रोट थिकनेस जहां बराबर रहती है जिस पोर्शन में, वो इफेक्ट लेंथ कहलाती है। और इफेक्ट लेंथ कैसे प्राप्त करेंगे, ये देखो लिखा मैंने यहाँ पे, एक्चुअल लेंथ जो होती है वेल्ड की, उसमें से वेल्ड की साइज का दुगना घटा दी, इसमें भी लागू होता है ये चीज। और ये, लेकिन ये जो आप इफेक्टिव लेंथ निकाल रहे हैं एक्चुअल में से 2 इंटू साइज घटाकर, वो इफेक्ट लेंथ वेल्ड की साइज की 4 गुने से कम तो होनी नहीं चाहिए। अगर उससे कम आती है तो वो वेल्ड इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये आपको इफेक्ट लेंथ बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आती है अगली चीज, परमिसिबल स्ट्रेसेस, अनुमत प्रतिबल। देखिए बट वेल्ड में तो क्या होता है कि वेल्ड और ये जो प्लेट है जिनको आप वेल्ड कर रहे हैं वो एक में एक हो जाते हैं। तो जो ओरिजिनल जो आपका कहते हैं ना इसको अपन इसका पेरेंट मेटल स्टील, उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वही काम आती है। तो एफ आई आपको पता ही है क्या होती है। पेरेंट मेटल के लिए 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर, एफ ई 410 ग्रेड के लिए, उसमें आपको गामा एम डब्ल्यू को भाग लगाना है। और गामा एम डब्ल्यू आपको मिलेगा चाहे बट वेल्ड हो चाहे फिलेट वेल्ड, दोनों के लिए मिलेगा। अगर शॉप वेल्ड है, शॉप का मतलब कोई आपने वर्कशॉप में काम किया है जहाँ सारी मशीनें होती हैं, तो 1.25 है। और फील्ड वेल्ड के लिए 1.5, ये भी आपको मिलेगा। ये मिलेगा पेज 30 टेबल 5, टेबल 5 पेज 30। ये देखिएगा, ये पेज 30 और ये टेबल 5। क्या कहा मैंने आपको, गामा एम डब्ल्यू वेल्ड के लिए। तो देखो ये नीचे आपको लिखा मिल रहा है ना, WELDS वेल्ड, ये देखिएगा आपको लिखा मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए WELDS वेल्ड गामा एम डब्ल्यू। और इसकी वैल्यू ये दो मिल रही है, एक तो 1.25, एक तो मिल रही है 1.25, एक मिल रही है 1.50। तो ये शॉप वेल्डिंग अगर लैब में हो रही है, काम मशीन आप बोल रहे हो वर्कशॉप, तो ये 1.25। और अगर फील्ड में हो रही है तो 1.50। अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो मेरी राय है कि नॉर्मली सब काम फील्ड में होता है, आपको 1.50 लेनी चाहिए। ये नहीं कि आप ये लें, आप ये भी ले सकते हैं, पर जो भी लें आप उसको मेंशन करेंगे हमने ये काम किया है। अच्छा, कई बार आपको सवाल में दे देते हैं कि स्टॉप फैब्रिकेशन है या फील्ड, तो उसके इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। स्टॉप कह दिया तो आपको यही लेनी है, फील्ड कह दिया तो आपको यही लेनी है। यहाँ ये दो वैल्यू अलग अलग है, 1.25 और 1.50, बाकी सब जगह सेम है, देखिएगा हर जगह। यहाँ पर देखिए ये जो ये गामा एमओ मैंने बताया था ना आपको पहले काम आएगा, ये गामा एमएल भी होता है। ये तो गामा एमएल तो हर केस में 1.25 होता है, गामा एमओ अभी बाद में काम आएगा, वो 1.10 होता है। ये सारी टेबल की बहुत जगह काम आती है टेबल ये। तो ये देखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ पेरेंट मेटल जो होता है, आप एफ आई के अंदर गामा एम डब्ल्यू को भाग लगाएंगे। ये पेज 30 टेबल 5 में दे रखा है। और अगर इसकी बात करें फिलेट वेल्ड की, तो उसके अंदर आप देखेंगे जो अनुमत प्रतिबल यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस, वो आपको पेज 79 10 5 711 में मिलेगी। पेज 75 10 5 311, पेज 75 और आगे मिलेगा 10 5 711। सॉरी पेज 79 मैंने पीछे तक निकाल दिया, 79, ये पेज 79 और 10 5 711, 10 5 711, ये देखिएगा, ये लिख रहा हूँ 10 5 711, ये क्लॉज है, साफ दिख रहा है ना। 10 5 711 फिलेट वेल्ड के लिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए फिलेट वेल्ड FWD shall be based on its throat area and shall be given by FWD is equal to FWN upon gamma MW। और ये जो FWN होता है, ये होता है FU अपॉन √3। और FU क्या होती है, वही अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो कि नॉर्मली वही ली जाती है जो कि आपके FE 410 ग्रेड के स्टील के लिए होती है।
हालांकि इसमें क्या रखा है कि स्मॉलर ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ वेल्ड और ऑफ द पेरेंट मेटल, और ऐसा मान लिया जाता है कि पेरेंट मेटल और ये जो वेल्ड है उसको एक में एक मान के उसकी स्ट्रेंथ बराबर मान लेते हैं। तो ये हमेशा आपको 410 से लेनी होती है, जो कि एफी 410 ग्रेड स्टील होती है। तो ये 410 लेके √3 का भाग लगाएंगे और जो आएगा उसको सिग्मा गामा एम से भाग लगाएंगे तो आपको ये स्ट्रेंथ मिल जाएगी, परमिसिबल स्ट्रेस इन फिलेट वेल्ड। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। मतलब आपने क्या किया, इस पेज पे इफेक्ट लेंथ निकाल ली और यहाँ आपने निकाल दी परमिसिबल स्ट्रेस, और इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस पहले निकाल चुके थे। नाउ अगला पेज, अब आता है स्ट्रेंथ। ये बट वेल्ड की, ये फिलेट वेल्ड। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है भाई? स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या? आप मैकेनिक्स ऑफ मेटल में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस जो होती है वो होती है फोर्स अपॉन एरिया। अगर आप फोर्स निकालेंगे तो स्ट्रेस इंटू एरिया। अगर आपको निकालना रेजिस्टिंग फोर्स यानी कि स्ट्रेंथ, तो ये पी का मतलब हो गया यहाँ परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस जो भी कोड से बताई मैंने आपको। और ए का मतलब होता है इफेक्टिव एरिया, ए इफेक्टिव। और इफेक्टिव एरिया कैसे निकालते हैं? इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो सिखा चुका हूं मैं आपको, इनटू इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ को गुणा करेंगे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस से, इफेक्टिव एरिया आ जाएगा। उसको गुणा करेंगे परमिसिबल स्ट्रेस जो आपको सिखा चुका हूं, तो आपको मिल जाएगी स्ट्रेंथ वेल्ड की। तो इस तरह से आपने इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस को इफेक्टिव लेंथ से गुणा कर दिया, इफेक्टिव एरिया आ गया। और फिलेट वेल्ड के अंदर, सॉरी, जो बट वेल्ड के अंदर जो स्ट्रेंथ थी परमिसिबल स्ट्रेंथ जो थी एफ आई अपॉन गामा एम डब्ल्यू थी, मैं समझा चुका हूँ। इससे आपको उसकी स्ट्रेंथ मिली और बात नॉर्मली आपको ये काम आएगा। यहाँ पे एलई में सिखा चुका हूँ, टी सिखा चुका हूँ, फॉर्मूला में सिखा चुका हूँ, इससे आप स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। अब स्ट्रेंथ आ गई। हम डिजाइन में क्या करते हैं कि इफेक्टिव लेंथ को 1 mm मानते हुए, सुनो ध्यान से, हम 1 mm वेल्ड की स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं कि भाई इफेक्टिव लेंथ 1 mm हो तो वेल्ड कितना फोर्स लेगा, और उसका भाग लगाते हैं जितना फोर्स आपको ट्रांसमिट करना है, तो वेल्ड की लंबाई मिल जाती है, इफेक्टिव लंबाई। जैसे मान लीजिए 1 मिलीमीटर वेल्ड जो है वो 300 न्यूटन फोर्स ले सकता है, और आपको 30,000 न्यूटन का फोर्स ट्रांसमिट कराना है, तो कितना लंबा वेल्ड लगाना पड़ेगा? 30,000 के अंदर 300 का भाग लगा देंगे तो 100 mm आ गया। यानी कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड निकालने के लिए आपको टोटल जो फोर्स है उसके अंदर पर mm जो वेल्ड फोर्स ले सकता है उसको भाग लगाना होगा। देखिए, लोड टू बी टेकन, लोड टू बी ट्रांसफर्ड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ 1 mm वेल्ड लेंथ। लोड की इकाई क्या होती है? न्यूटन। और 1 mm वेल्ड की स्ट्रेंथ कैसे बोलते हैं? न्यूटन पर mm। तो न्यूटन में न्यूटन पर mm का भाग लगाएंगे, न्यूटन कर जाएगा, mm यानी कि इफेक्टिव लेंथ वेल्ड की आ जाएगी। अब यक्ष प्रश्न ये है कि हम कैसे निकालें, कैसे शेड करेंगे, वो भी आपको सिखा देता हूँ थोड़ा सा मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ मैं आपको। अब ये बाद में सवाल जब करेंगे ना तो दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिएगा, ये गजर प्लेट है और ये आपका कोई एंगल है जिसे जो आपने जोड़ा है। यहाँ पे वेल्ड हो रही है, यहाँ वेल्ड हो रही है। अच्छा, ये एंगल की सीजी है। आप अगर इसका देखेंगे एलिवेशन, ऐसा मिलेगा आपको एलिवेशन। ये गजर प्लेट है, ये एंगल है। ये मैंने एंगल का एक एंड बताया, उधर दूसरे एंड पे भी एक ऐसे ठीक ऐसी गजर प्लेट होती है सेम। अब देखिए, आपको जो मैंने एंगल के बारे में सिखाया था वीडियो नंबर 1 में, तो कहा था कि ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली, ये सी एक्स होती है, और ये जो होती है ये ई एक्स होती है, और ई एक्स सी एक्स मिलकर इसकी लेग की लेंथ बन जाती है। जो भी लेग जोड़ेंगे ना
लॉन्गर लेग जोड़ते हैं तो ये एक आ गया, और शॉर्ट लेग जोड़ेंगे बी बन जाएगी, जो आपको सिखा चुका हूँ पहले मैं आपको पहले। अब वो ये जो EX होती है ना, EX, ये हमेशा CX से ज्यादा होती है। ये डिस्टेंस कम होती है, वो डिस्टेंस ज्यादा होती है। अब हमको बैलेंस करना है, क्योंकि आपने जो वेल्ड किया है या जो वेल्ड करेंगे उसकी सीधी लोड की जो एक्सिस है उससे कोइंसाइड करनी चाहिए, उससे संपाती होनी चाहिए। उसके लिए जिधर दूरी ज्यादा है ना, उधर वेल्ड की लंबाई कम रखते हैं। ये देखो, कम लंबा वेल्ड रखा हमने। और जिधर दूरी आपके कम है उधर लंबा वेल्ड रखते हैं, ऐसे। यूं। मान लीजिए ये लंबाई आपकी L1 है, ये लंबाई आपकी L2 है। अच्छा, ये दूरी कितनी है, ये वाली? ये है EX, और ये कितनी है, CX। देखिए, लॉन्ग लेग जोड़ेंगे ना तो CX है, अगर शॉर्ट लेग जुड़ जाएगी तो फिर ये CY हो जाएगी। ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका था पहले, और वो EY हो जाएगी। यानी लॉन्गर लेग जोड़ते हैं तो ये दोनों मिलकर A बन जाएगी, कैपिटल A। और शॉर्ट लेग जोड़ते हैं तो ये कैपिटल B बन जाएगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो के अंदर। फिलहाल हम लॉन्गर लेग को जोड़ रहे हैं। अब क्या होता है, L1 L2 कैसे निकालेंगे? तो देखिए, L1 प्लस L2 मिलकर क्या होना चाहिए, L इफेक्टिव। जो आपको इफेक्टिव लंबाई वेल्ड की रखनी है वो L1 L2 मिलकर होनी चाहिए। ठीक है। अब हम मोमेंट लेंगे। मोमेंट वैसे फोर्स का लेते हैं, और बाकी सारी बातें कांस्टेंट है। थ्रोट थिकनेस सेम है, इसकी जो स्ट्रेंथ के जो होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, परमिसिबल, वो सेम है। तो लंबाई से काम चल जाएगा। तो लंबाई का मोमेंट लेंगे L1 इंटू ई एक्स। L1 इंटू ई एक्स, L1 इंटू ई एक्स शुड बी इक्वल टू L2 इंटू सी एक्स, L2 इंटू सी एक्स। अब EX पता है, CX पता है, LE पता है, L1 L2 पता नहीं। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फाइंड L1 एंड L2। कोई दिक्कत नहीं आएगी, निकाल लेंगे और उसको राउंड ऑफ कर देंगे। ये हमने साइड वेल्डिंग की है। कई बार वेल्डिंग की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, तो आपको उस केस में एंड वेल्डिंग भी करनी चाहिए। एंड वेल्डिंग का मतलब आप इधर भी वेल्डिंग करेंगे, इधर भी करेंगे। उस केस में इक्वेशन क्या होगी, पहले तो यही रहेगी, फर्स्ट इक्वेशन तो यही रहेगी। ये नहीं, थोड़ी चेंज हो जाएगी। इस बार क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2 प्लस, ये भी तो आ रही है साथ साथ में लंबाई थी। ये कितनी है, ये अगर मैं इसको मान लूं, टोटल लेंथ को A मान लूं, लॉन्ग लेग के हिसाब से। अगर छोटी लेग जोड़ेंगे तो ये B हो जाएगी, वरना A होगी। तो A, और ये आपको पता है लंबाई कितनी है जो जोड़ी जा रही है। ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई, तीनों मिलकर आपकी इफेक्टिव लेंथ के बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1। दो कैसे बनाएंगे, मोमेंट लेंगे इस एक्सिस के ऊपर के वेल्ड का और नीचे का। ऊपर का क्या है, L1 इंटू करेंगे तो आपका EX होगा पहले की तरह, L1 इंटू EX प्लस ये EX लंबाई का वेल्ड हो रहा है, ये EX। EX करेंगे, ये लंबाई है, और इस वेल्ड की लंबाई की सीधी कहाँ आएगी, सेंटर में। ये डिस्टेंस हो जाएगी EX/2। इट शुड बी इक्वल टू L2 इंटू CX, पहले की तरह ये वाले सेम L2 इंटू CX। अब ये भी तो वेल्ड हो रहा है CX लंबाई का, तो प्लस CX इंटू CX/2। इस तरह से इक्वेशन 2 बन जाएगी। सब कुछ पता है आपको सिवाय L1 L2 के। तो इनको सॉल्व करके, बड़ा छोटा काम है, कोई खास बड़ा काम नहीं। जब आप सवाल करेंगे ना तो 1 या 2 मिनट का काम है ये, नॉट मोर देन दिस। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आप आराम से लेंथ L1 निकाल लेंगे, L2 निकाल देंगे। इस तरह से आप वेल्ड की लंबाई तय कर पाएंगे। अब इस वीडियो में मुझे आपको संगम पट्टिका के बारे में समझाना है, गजट प्लेट के बारे में। वो शायद अगला वीडियो होगा, नहीं यही है, संगम पट्टिका, गजट प्लेट इस वीडियो में लेना था मेरे को। देखिए, गजट प्लेट जो होती है, जरा ये देखिए आप। ये जैसे आप देख रहे हैं कोई फ्रेम है, आपने पढ़ा होगा फोर्थ सेम के अंदर टॉस में। ये फ्रेम के अंदर कई जॉइंट्स होते हैं, कई मेंबर्स होते हैं। मान लीजिए मैंने डी जॉइंट लिया, इस पे 4 मेंबर आके मिल रहे हैं, 4 मेंबर। तो ये मेंबर मिल रहे हैं, ये तो एक लाइनें बता रही है। ये लाइन नहीं होती, वास्तव में एंगल्स होता है नॉर्मली।
ये मैंने इसका डिटेल व्यू बनाया है इसी जॉइंट का, डी जॉइंट का। देखो ये एंगल दिख रहा है आपको, ये दो लाइन क्या शो करती है एंगल की मोटाई। देखो ये एंगल है मान लो, तो ये थिकनेस नहीं वाली थिकनेस, इधर इधर से देख रहे हो आप, इधर से, तो ये दो लाइन दिखेगी, नीचे की लाइन दिखेगी, एक एंगल ये है। ऐसे चार एंगल लग रहे हैं यहाँ पे, और इनकी जो ये लाइन ऑफ एक्शन होती है ना फोर्स की, हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एंगल की जो सीजी से, सीजी नहीं, जहाँ ये बोल्ट लगे होते हैं, इसकी भी बताऊंगा वैल्यू अभी कैसे निकालते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली बोल्ट लाइन, जहाँ बोल्ट लगे होते हैं, ये वाली, ये सब, ये यहाँ के मिलती है, ये पॉइंट आपका डी है। और ये मैंने देखा ना जीपी, गजेट प्लेट, संगम पट्टिका। आप अगर एक सॉलिड और मजबूत प्लेट नहीं लेंगे तो इन चारों एंगल को जोड़ कैसे पाएंगे। अब एंगल की जो मोटाई है नॉर्मली, अगर एंगल की मोटाई, सबसे मोटा एंगल की मोटाई 10 mm है, तो ये गजेट प्लेट की मोटाई इससे ज्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ तो आगे सब मिल रही है। तो ये गजेट प्लेट की मोटाई जो होती है वो कैसे निकालते हैं आपको मैं समझाता हूँ। लेकिन पहले फिगर देख लें आप, ये गजेट प्लेट है, ये हर जगह लगेगी, यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी सब जगह लगेगी गजेट प्लेट। आप जब कोई, अभी मैंने आपको देखिए ये बताया था थोड़ी देर पहले, एक फिगर ही है ये वाला, तो ये गजेट प्लेट है, ये देखिए इस प्रकार, ये गजेट प्लेट वाले, ये मैंने उस मेंबर का एक एंड बताया था, ऐसा ये दूसरा एंड होगा, उधर भी सेम जो वेल्डिंग है और वो वेल्डिंग उधर भी होगी, तभी तो लोड ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से आप देखिएगा, ये कोई मेंबर है तो गजेट प्लेट यहाँ भी होगी, गजेट प्लेट यहाँ भी होगी, हमने एक एंड दिखा दिया, दूसरे एंड भी उसी प्रकार से होगा। तो ये मैंने गजेट प्लेट के बारे में समझाया है। अब गजेट प्लेट की जो मोटाई होती है वो कैसे निकालते हैं वो सीख लो आप। हर चीज आपको कोड भी नहीं मिलेगी, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी होती है जो मैंने अपने एनालिसिस से निकाली है। देखिए जहां पर कई संरचनात्मक अवयव यानी ट्रस के संदर्भ में टेंशन मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है, यानी कि स्टड आकर मिलते हैं, वहां पर एक जॉइंट बन जाता है, और उस जगह पर आपको बोल्ट या वेल्ड के द्वारा गजेट प्लेट से जोड़ना पड़ता है। लिखा ना, जहां पर कई संरचनात्मक अवयव ट्रस के संदर्भ में टेंशन मेंबर या कंप्रेशन मेंबर आकर मिलते हैं, वो गजेट प्लेट होती है। अब मिनिमम थिकनेस जो होती है गजेट प्लेट की, न्यूनतम मोटाई, वो आप याद रखें 1/4 इंच होती है, यानी 1 इंच का चौथाई, न्यूनतम कह रहा हूँ। जब कभी मैं न्यूनतम कहता हूँ मिनिमम, इसका मतलब नहीं वही लगानी है, उससे कुछ ज्यादा लगानी है राउंड फिगर में। 1 इंच में कितने होते हैं आप जानते हैं, 1 इंच के अंदर 2.54 2.54 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 25.4 mm। अगर मैं 25.4 में 4 का भाग लगाऊंगा तो 6.35 लगभग आएगा। तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू हुई, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 8 mm, अगली 7 mm नहीं लेते आप, कोई थिकनेस होती है ना गजेट प्लेट की, वो 6, 8, 10, 12 ऐसे होती है। तो आपको मिनिमम 8 की लेनी होगी, ये मिनिमम है। ये लेने को तो 10, 12, 15 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम है ये इनसाइड, यानी स्ट्रक्चर बना ना, अंदर बना हुआ, अंदर का मतलब जहां पे ओपन टू एटमोस्फेयर नहीं है, बिल्डिंग के अंदर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है। कुछ स्ट्रक्चर होते हैं आउटसाइड में, यानी कि जिसमें कि खुला वातावरण है, बारिश भी आती है, हवा भी आती है, आउटसाइड यानी कि ओपन टू एटमोस्फियर। उसमें जो मिनिमम थिकनेस होती है गजेट प्लेट की, वो 3/8 गुनी लेते हैं, 3/8 ऑफ इंच। अब अगर इंच को कहें 2.5, अगर मैं 3/8 को गुणा करूं 25.4 mm से, तो ये लगभग 9.525 mm आती है। लेकिन तो पॉइंट में आ रही है ना, से 10, यानी कि 10 mm से कम तो होनी ही नहीं चाहिए अगर आउट साइड में लगा है तो कोई स्ट्रक्चर में। ये मिनिमम वैल्यूज हैं। तो नॉर्मली आउटसाइड कंसिडर करते हैं अपन। अगर आपको सवाल में कह दिया है इनसाइड, तो ये मिनिमम हो गई। सवाल में कह दिया आउटसाइड, ये वैल्यू होगी मिनिमम। ये मिनिमम है, इसका मतलब ये नहीं कि लगा, इससे ज्यादा लगा सकते हैं। तो नॉर्मली आउटसाइड मानते हुए अपन 10 mm से कम तो कभी लगाएंगे नहीं, और वो लगाने को हम 10 तो मिनिमम है, 12, 14, 16 ले सकते हैं। मैं लेना पसंद करूंगा 10 या 14, और इसमें भी 14 को ज्यादा मैं वैल्यू दूंगा, 14 को। ये आपको जब बाद में समझाऊंगा ना आपको मैं डबल एंगल के अंदर, तब आपको अच्छी समझ में आए, क्योंकि 12 mm के लिए कोड के अंदर कोई डिटेल दी नहीं गई है, तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। 10 के बाद सीधी 14 ही है, ये अपन बाद में जब सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और आप लोगों ने अच्छे से सारे इसके नोट्स बनाए होंगे, और नहीं तो वापस देख के बनाओ,
क्योंकि डिजाइन ऑफ स्केल एंड आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी समझ लो, आपका हाथ जब चलेगा ना तभी आप डिजाइन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, इसमें फुल मार्क्स भी आते हैं। मुझसे पढ़कर एक बच्चे के 60 में से 59 नंबर आए हुए हैं। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैं एक प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में टीचर था, प्रिंसिपल नहीं, सामान्य टीचर। ये बात 88-89 की है, यानी कि आज से कितने साल पहले, 22 + 11 33 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जब मैंने पढ़ाया था उस समय एक बच्चे के इस सब्जेक्ट में 60 में से 59 नंबर आए थे। एक नंबर, उसको पता था मेरा 1 नंबर कटने वाला है। हाँ, उसने गलती की थी, वो 1 नंबर कटा उसके, उस बच्चे के। तो होता है इसके अंदर। उस लड़के का नाम था नूर अहमद। और एक बच्चा जोधपुर का था, वीरेंद्र सक्सेना, उसके उस समय 60 में से 60 नंबर आए थे। जोधपुर का बच्चा था वीरेंद्र सक्सेना, जिसके मामा एपी सक्सेना जी थे शायद उस समय, मैकेनिकल ब्रांच में थे वो जोधपुर के अंदर। मामा थे या चाचा थे मैं नहीं जानता अच्छे से, लेकिन वो यहाँ मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर हुआ करते थे फैकल्टी। ये बात बहुत पुरानी बात है, 1987 से 89 के बीच की बात बता रहा हूँ। उनका भांजा या भतीजा था वीरेंद्र सक्सेना। ही स्कोर्ड 60 आउट ऑफ 60 इन डिजाइन पेपर, मुझसे पढ़कर। इतिहास बन चुका है। मैं चाहता हूँ आप में से कोई इतिहास बनाए, और वो तब बनता है जब ये जो हम डिटेल आपको बता रहे हैं ना, उसमें कोड बदल गया है। पहले कोड था वर्किंग स्टेट मेथड का, और अब आगे आपका लिमिट स्टेट का, तो वो कोड पूरा चेंज हो गया। तो मुझे आशा है कि आप लोग बराबर इसको रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में नोट्स बनाते होंगे, तभी आपके काम आ पाएगा। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।